हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th CBSE की साइंस का चैप्टर 1। वो क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो इसके बाहर से मेरे हिसाब से कभी भी पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। मैं हर एक टॉपिक को, हर एक एक्टिविटी को, हर एक रिएक्शंस को कवर करवाऊंगा इस लेक्चर में, इस वीडियोस में, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अब इस वीडियोस को पूरा अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से। इसमें हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्टिविटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रिएक्शन से बहुत डर लगता है, कई बार उनको लर्न भी नहीं होती। तो इस वीडियोस में मैं आपको लर्न करने का तरीका बताऊंगा कि लर्न वो कैसे होती हैं। जब उनको रिएक्शन को समझ लेंगे तो वो लर्न अपने आप हो जाती हैं। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होगी, सिंपल हमारा लर्निंग का काम बहुत फास्ट हो जाएगा। वो कैसे? जब हमको कोई चीज समझ में आ जाती है तो हम उसको लर्न भी बहुत अच्छे से, जल्दी से कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं, समझ आया। और साथ साथ मैं इसमें हर एक चीज की आपको पिक्चर दिखाऊंगा जिससे क्या होगा, आपको लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब वो कैसे इजी हो जाएगा? जैसे कि हम मूवी देखने आते हैं, हमको एक बार मूवी देखने से पूरी की पूरी स्टोरी लर्न हो जाती है कि इसके अंदर क्या हुआ था। अगर हम उसी चीज को चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़े तो वो हमको फिर भूल जाते हैं कि यार हमने कुछ यहाँ पे पढ़ा था, क्या था। तो वैसी जब हम पिक्चर्स को देखेंगे तो हमारा ब्रेन इतनी फास्ट उसको लर्न कर लेता है कि वो हम कभी भी दोबारा भूलते नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस क्या हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं? यस, केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं, बट वो हमको पता नहीं लगता कि कहां कहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन को समझेंगे थोड़ा सा बाद में केमिकल चेंज पे, बट पहले उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि यार क्या है ये, इसमें क्या चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही। जैसे कि हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन, इतनी सी मेडिसिन होती है, हम उसको ले लेते हैं, वो स्टमक के अंदर जाती है तो अंदर आके बहुत सारी रिएक्शंस करती हैं। अब वो रिएक्शन कौन सी होती है, फिजिकल या केमिकल, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हमारे अंदर क्या आती है, मेडिसिन हम ले लेते हैं, वो हमारे स्टमक में आती है, वहां पे आके बहुत सारी रिएक्शंस करती है। वैसे वो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो कैसे होती है? हम मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन अंदर आके अपना काम करती है, अपने रिएक्शंस करती है। वो रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। तो जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल फिट हो जाती है, समय है। अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब देखो क्या होता है, गर्मियों में क्या करते हैं हम, जब गलती से कई बार मिल्क को बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तब हमारा मिल्क फट जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मिल्क हमारा खराब हो जाता है, या फिर कई बार बोलते हैं मिल्क हमारा खट्टा हो जाता है। जैसे कि हम गर्मियों में क्या होता है, हम मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपको मिल्क की इमेज दिख रही है और साथ में मिल्क खराब हुए की भी इमेज दिख रही है ना। तो वही क्या होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, कई बार मम्मा बोलते हैं कि गर्मियों में दूध खराब हो गया था तो इसलिए मैंने दूध नहीं दिया। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, बट वो हमको दिखाई नहीं देती, बट कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिससे क्या हो गया, गर्मी में दूध बाहर पड़े होने से क्या हो गया, वो खराब हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि खट्टा हो गया दूध, या खराब हो गया, या फिर हम क्या बोलते हैं, दूध फट गया। कई बार आपने सुना होगा, आपकी मम्मा ने बोला होगा कि दूध तो खराब हो गया, दूध खट्टा हो गया, दूध फट गया। तो वो सब कुछ क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, बट हमको नहीं पता लगता। अब सेकंड पे आते हैं, एन आयरन नेल तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे देखो आपको नेल की फोटो दिख रही होगी, दिख रही है, और वही आपको एक साथ दूसरी भी फोटो दिख रही होगी, ठीक है ना, जिसपे वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर रस्ट लगी हुई है, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, रस्ट लगी हुई है। अब देखो क्या हो रहा है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, वो एटमॉस्फेयर जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, मतलब एयर भी होती है, और क्या होता है, बीच में कोई ना कोई मॉइस्चर भी होता है, मतलब वाटर भी होता है, ठीक है ना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे बाहर ग्रिल्स होती हैं, आयरन की ग्रिल्स होती हैं। आयरन की ग्रिल्स तो देखी होंगी, बाहर हमारे बाउंड्री पे लगी होती हैं, कॉरिडोर में लगी होती हैं, तो बाहर बाउंड्री की आयरन की ग्रिल्स लगी होती हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। क्या वो रस्ट आप खुद लगाते हो? नहीं, वो अपने आप क्या हो रहा होता है, उसके ऊपर रस्ट लग रहा होता है। और वो रस्ट जो लग रहा होता है, वो किसकी वजह से लग रहा होता है, केमिकल चेंज की वजह से। किसकी वजह से लग रहा होता है, केमिकल चेंज की वजह से। और वो रस्ट क्या करता है, उस आयरन को खराब कर देता है। क्या कर देता है, आयरन को खराब कर देता है। तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या हो रही है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। और वो रिएक्शन कौन सी है,
वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब देखो यार, जब मिल्क हमारा, पहले एग्जांपल में क्या था, जब हमारा मिल्क खराब हो जाता है, क्या वो दोबारा से मिल्क दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो मिल्क दोबारा से बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, आपको अपने केमिकल रिएक्शन की मीनिंग समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में मोस्टली 99% की रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं बन सकती। केमिकल रिएक्शन में मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं आपके पास? इरिवर्सिबल, मतलब कि वो वापस नहीं जा सकती। अब देखो, जब अगर मिल्क खराब हो गया, क्या वो दोबारा मिल्क से खराब मिल्क से मिल्क दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता। कई बार आपने देखा होगा, हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से। क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं, नींबू वगैरह डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। क्या दही दोबारा मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता। मिल्क से दही बन रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रही है ना, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रही है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जिसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, वो फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। बट फिजिकल रिएक्शन कुछ और होती है, केमिकल रिएक्शन कुछ और होती है। बट मिल्क से अगर दही बन रही है, मिल्क से अगर कर्ड बन रहा है, वो क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई होगी, तभी मिल्क से क्या बना है? कर्ड बना है। और वो क्या रिवर्सिबल है? नहीं। कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अब से याद रखना, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? मोस्टली इरिवर्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? मोस्टली इरिवर्सिबल, मतलब कि वो वापस नहीं दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन सकता, दोबारा से मिल्क नहीं बन सकता। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब आगे आता है आपके पास ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब यहां पे देखो, आपको ग्रेप्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है, और साथ में जो उसकी फर्मेंटेशन हो रही है वो भी दिख रही होगी, ठीक है ना। अब वो क्या होता है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास ग्रेप्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं? साड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फर्मेंट कर लेते हैं, साड़ देते हैं। क्यों साड़ देते हैं? क्योंकि हमने क्या बनानी होती है? ग्रेप वाइन्स, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनानी होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रेप्स को साड़ लेते हैं, या फिर ग्रेप्स क्या होते हैं? अपने आप पड़े पड़े सड़ जाते हैं। जब उसको हम पेड़ों से तोड़ लेते हैं ना, तो उसको अगर हम ऐसे ही रख देंगे, तब भी क्या हो जाएंगे? आपके ग्रेप्स सड़ जाएंगे, ठीक है। उसको सड़ने के बाद हम उसकी क्या बना लेते हैं? वाइन, ग्रेप वाइन वगैरह बना लेते हैं। तो उसके अंदर भी क्या हो रही होती है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होती है। तो वो रिएक्शन जो होती है वो वैसे एक्चुअल में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोबारा से फिगर इमेज देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहले आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं, ग्रेप्स के बाद वो क्या हो रहा है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। उससे हम क्या बना रहे हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब ग्रेप वाइन की तरह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो उसके अंदर भी क्या हो रही है? कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। अब देखो, हम फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, जैसे हम फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रोटी खाते हैं, चपाती लेते हैं, तो मतलब बहुत कुछ खा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर जाता है, वो अपने आप क्या हो रहा होता है? डाइजेस्ट हो रहा होता है। अगर आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया हुआ है कि हमारे अंदर, स्टमक के अंदर क्या होते हैं? बहुत टाइप के एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के एसिड्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो तब हमारे पास क्या हो रही होती है? हमारे स्टमक में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। तब हमारे पास क्या हो रही होती है? बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। वो रिएक्शंस एक्चुअल में होती है केमिकल रिएक्शन ही हो रही होती है। क्या हो रही होती है? केमिकल रिएक्शन ही हो रही होती है, जिससे हमारा फूड क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। समझ आया? बिल्कुल सही है। अब आगे आता है वी रेस्पायर। अब देखो, हम रेस्पिरेशन करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो बाहर क्या छोड़ते हैं? बाहर क्या छोड़ रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन, बट छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ले क्या रहे हैं हम? ऑक्सीजन, बट अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तब क्या हो रही होती है? अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसीलिए हमारे अंदर से बाहर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इतना समझ आया कि ये हमारे पास क्या है? डेली जो हमारी लाइफ में होता है, वो हमको पता नहीं लगता कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। अब से आप नोटिस करना कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है। हमेशा नोटिस करना कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या वो फिजिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। बट इन सभी में कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो आपके पास हो रही है केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो रही है। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब हम अच्छे से केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन एंड फिजिकल चेंज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो, यहां पे एक चीज पहले लिखी हुई है, ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। अब एक चीज और याद रखो, देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या है? इनिशियल सब्सटेंस कुछ और होता है, बट जब रिएक्शन हो जाती है तब आपके पास सब्सटेंस कुछ और बन जाता है।
इनिशियल में स्टार्टिंग में मान लो आपके पास क्या था, मिल्क था, बट जब रिएक्शन होगी क्या होगी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद वो क्या बन गया आपके पास, कर्ड। तब उसका क्या हो गया, इनिशियल से जो प्रोडक्ट बना है, मतलब इनिशियल से जो बाद में रिजल्ट आया आपका कर्ड, वो क्या हो गया, इनिशियल से उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज होगी। इनिशियल क्या था, मिल्क, लेकिन बाद में वो क्या बन गया, कर्ड। तो उसकी आइडेंटिटी, मिल्क की आइडेंटिटी और कर्ड की आइडेंटिटी क्या है, अलग है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यहां पे देखो आपको मिल्क दिख रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मिल्क के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से अब आपको क्या दिख रहा है, कर्ड। अब देखो मिल्क कैसे है, अलग है, कर्ड कैसा है, अलग है, उसकी नेचर अलग है, इसकी नेचर, कर्ड की नेचर अलग है। मिल्क दिखने में आइडेंटिटी उसकी कुछ और है, कर्ड की आइडेंटिटी कुछ और है। तो मतलब क्या हो रहा है कि मिल्क और कर्ड जब किसी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो उसका आइडेंटिटी क्या हो जाती है, इनिशियल आइडेंटिटी कुछ और होती है और फाइनल आइडेंटिटी कुछ और होती है। मतलब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी कुछ और होती है, रिजल्ट की आइडेंटिटी कुछ और होती है, मतलब वो आपस में सेम नहीं होते। समझ आया। और क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है, नहीं बन सकता। कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता। मतलब कि क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल। क्या है, इरिवर्सिबल। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती है, बट कुछ केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, बट वो हमारे इस चैप्टर में नहीं है। हमारे चैप्टर में सिर्फ यही है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक तरीके से इरिवर्सिबल, क्या हम उसको वापस नहीं बना सकते। जैसे मिल्क से कर्ड बन रहा है, बट कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। When a substance undergoes a physical change, मतलब कि अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, जब उसका फिजिकल चेंज होता है तब आपके पास क्या होता है, इट डज नॉट गिव राइज टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज होने से कोई भी आपके पास नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। पहली बात तो ये याद रखो, फिजिकल चेंज होने से आपके पास कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब मान लो ये मार्कर है, इसको बेंड कर दूं, क्या कर दूं, बेंड कर दूं। ये मार्कर था, इसको मैंने बेंड कर दिया, क्या ये अब इसके अंदर चेंज आ गया। कौन सा चेंज आया, इसके अंदर शेप का चेंज आ गया। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। शेप का चेंज आया, क्या मार्कर चेंज हो गया। मतलब मार्कर के अंदर इंक क्या ब्लैक होगी, नहीं। क्या इंक क्या ब्लू होगी, नहीं। क्या अब ये लिखना बंद कर देगा, नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं होएगा। मतलब इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस थोड़ा फॉर्म हुआ है, बस उसकी शेप चेंज हुई है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। समझ आया। और देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है ना। अब देखो फिजिकल चेंज जो होता है वो आपके पास क्या होता है, रिवर्सिबल। क्या होता है, रिवर्सिबल। अब देखो ये बेंड हुआ है, इसको मैं दोबारा से स्ट्रेट कर सकता हूं, बिल्कुल सेम शेप बना सकता हूं। देखो बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा स्ट्रेट हो गया ना। अब इसको मेरे पास थोड़ा सा और कर दूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो मतलब कि जो आपके पास फिजिकल चेंज होएगा वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है आपके पास, रिवर्सिबल। उसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं आता, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं आता। क्या मार्कर की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं। अभी भी आयरन क्या है, अगर इसको मैंने बेंड कर दिया फिर भी क्या है, ये आयरन का ही है, फिर भी क्या है, आयरन का। क्या ये चेंज हो गया, इसकी मेटल से चेंज हो गया, मतलब मेटल आयरन से जिंक बन गया, नहीं। तो ये क्या है, इसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। शेप चेंज होना फिजिकल चेंज है, वो दोबारा से हम उसको बना भी तो सकते हैं। जैसे मेटल की शीट्स होती है, मेटल की शीट्स को आप जैसे मर्जी मोल्ड करके कुछ भी बना लो, जैसे मर्जी मोल्ड करके कुछ भी बना लो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर की। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है ना आपको। वाटर किस फॉर्म में दिख रहा है, लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। वाटर को मैंने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब देखो वही वाटर आपको क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। वही वाटर आपको क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं यस आइस बन गया, वो सब्सटेंस थोड़ा ना नया फॉर्म हुआ है तो वो पानी ही है ना, उसका टेस्ट कोई अलग हो गया, नहीं। क्या उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, नहीं। तो वो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस तो वाटर ही है ना, उसका स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट का मतलब क्या है, वो सॉलिड से लिक्विड क्या मतलब वाटर से क्या बन गया, आइस बन गया। लिक्विड से सॉलिड बन गया, उसका स्टेट चेंज हुआ है, ना कि उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है। ना वो नया सब्सटेंस बना है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, देखो वाटर है, क्या है, दोबारा से आइस बन गया। अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखोगे, वो क्या बन गया, आइस बन गया।
अब वाटर को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करूंगा वो क्या बन जाएगा, वेपर, स्टीम बन जाएगा। अब क्या है, आइस को क्या आप दोबारा से वाटर नहीं बना सकते, बना सकते हो, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है ना, वो क्या है, रिवर्सिबल है। और क्या नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, क्या वाटर का टेस्ट बाद में बदल गया, आइस का टेस्ट बदल जाता है। जब वाटर होता है, वाटर मान लो आपके पास पता है आपको टेस्ट कैसा होता है, जब वो आइस बन जाता है क्या वो मीठी आइस बन जाती है, जब उसको माउथ में लेोगे क्या वो मीठी आइस बन जाती है, मतलब शुगर वाली, नहीं। क्या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, नहीं। क्या उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, नहीं। तो अगर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा, तब वो कौन सा होता है, वो आपके पास होता है फिजिकल चेंज। वो आपके पास क्या होता है, फिजिकल चेंज। अब से याद रखना, अगर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा वो क्या होगा, आपके पास फिजिकल चेंज होगा। इतना समझ आया। अब पढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अकर्स व्हेन 2 or more chemical substance react to form new product। अब देखो क्या होता है केमिकल चेंज, हमारे चैप्टर कौन सा है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना इसको, केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज तब होता है अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। रिएक्ट होने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, रिएक्ट होने के बाद कोई नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तब हम उसमें बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। रिएक्ट होने के बाद मान लो ये मिल्क था, ये हमारे पास नींबू है, ये हमारे पास मिल्क है, ये हमारे पास क्या है, नींबू है। नींबू पता ना, लेमन, ये हमारे पास क्या है, लेमन है। ये मिल्क है, ये लेमन है। मैंने लेमन मिल्क के अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, दो सब्सटेंस हो गए। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या बन गया, कर्ड बन गया। क्या बन गया, कर्ड बन गया। अब देखो मिल्क था, लेमन था, आपस में रिएक्शन हुई, कोई नया सब्सटेंस क्या हो गया, फॉर्म हो गया। कोई नया सब्सटेंस क्या हो गया, आपके पास फॉर्म हो गया। अगर नया सब्सटेंस कोई फॉर्म हो जाता है तब आप बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। और एक चीज और, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखो मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, मिल्क खाने में पीने में कुछ और होता है, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, बट कर्ड का टेस्ट कुछ अलग होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है, कौन सा चेंज है, वो केमिकल चेंज है। हमेशा एक चीज याद रखना, बस हमेशा एक चीज, कि अगर किसी में रिएक्शन होने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस मिक्स हो रहा था उससे डिफरेंट है, तब हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इतना समय आया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स कैसे आती हैं, एग्जांपल्स वही, ये सारी की सारी उसकी एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखो जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन है वो मॉइस्चर के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। मॉइस्चर, देखो आयरन एक सब्सटेंस हो गया और मॉइस्चर एक अलग से हो गया। वो जब उसके साथ रिएक्शन होती है, उसके साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है, तब उसके ऊपर आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है ना। आयरन के ऊपर क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। अब देखो आयरन के ऊपर रस्ट लगी, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, उसके ऊपर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, तो वो कौन सा चेंज है आपके पास, वो है आपके पास केमिकल चेंज। वो कौन सा चेंज है आपके पास, केमिकल चेंज। क्यों, आयरन कुछ और होता है और रस्ट कुछ और है, चेंज हो गया ना, तो वो कौन सा आपके पास, केमिकल चेंज है। इतना समझ आया। अब कई बच्चे को ना डाउट होता है कि सर अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर उसका मतलब आयरन का कलर ब्राउन ब्लैक से, मतलब कोई भी आयरन लगा लो, सिल्वर मान लो, सिल्वर कलर का है, तो उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर हो रहा है, तो मतलब कि वो केमिकल चेंज है। हमने अभी तो यही पढ़ा। बट कहते हैं अगर दो आपके पास क्या है, पेंट है, एक पेंट आपके पास ब्लैक है, एक पेंट आपके पास व्हाइट है, अगर इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे, क्या उसका जो कलर है वो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्या मतलब वो भी केमिकल चेंज है, नहीं, वो केमिकल चेंज नहीं है। अभी तो मैंने आपको एक चीज बताया, पहले आप एक बार इसको देखो। आपके पास मान लो एक पेंट है येलो, एक पेंट है आपके पास रेड, अगर उन दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया, वो ऑरेंज कलर बन गया। क्या बन गया, ऑरेंज कलर। वो आपस में रिएक्शन करके क्या बन गया, मतलब आपस में मिक्स करके क्या बन गया, ऑरेंज कलर बन गया। बट क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? अभी आप बोलोगे यस सर वो ऑरेंज कलर हो गया, नहीं, वो ऑरेंज कलर नहीं है, वो है तो पेंट ही है ना, है तो क्या है, पेंट ही है। वो उन दोनों को तो आपने मिक्स की है, उन दोनों को तो आपने मिक्स की है। अब देखो कोई कलर है, ये येलो है, ये रेड है, मिक्स करोगे तो कोई ना कोई कलर तो बनेगा ही, बट वो फिजिकल चेंज है। वो क्या आपके पास, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, जिसमें मैंने आपको तभी एक चीज बोली है कि सिर्फ आपने एक ही चीज लर्न रखनी है केमिकल चेंज में, जिसमें कोई आपस में रिएक्टेंट है, मतलब ये आपके पास कोई चीज थी, ये आपके पास कोई चीज है, ये आपस में मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आपके पास कोई नया सब्सटेंस बन गया। जो सब्सटेंस बना है वो अगर कोई नया सब्सटेंस है और
और इससे क्या है, डिफरेंट है, रिएक्टेंट से क्या है वो डिफरेंट है, तब आप बोल सकते हो उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तब आप क्या बोल सकते हो उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। बट वो कौन सा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। वो कौन सा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो पेंट ही है, तो वो पेंट ही है। अब ये आप बोल सकते हो जैसे कि आपके पास मान लो कोई कलर था, येलो कलर है, उसके अंदर मैंने कोई केमिकल डाला, ये आपके पास क्या है, येलो कलर है, इसके अंदर मैंने कोई केमिकल डाला, केमिकल से उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने उसके अंदर कोई केमिकल डाला, उससे उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। येलो का कलर ही खुद क्या बन गया, रेड बन गया अपने आप, केमिकल से। मैंने कोई केमिकल डाला, कोई भी केमिकल डाल दिया, उससे येलो का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तब आप बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों? उसका कलर चेंज हुआ है, किसका, येलो का खुद का कलर चेंज हुआ है। बट जो यहां पे एग्जांपल देखी थी आपने येलो रेड वाली, उसमें तो आप दो कलर्स को मिक्स कर रहे हो, वो क्या है, फिजिकल चेंज। वो तो वापस दोबारा से हम उसको निकाल भी सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपने सुना होगा क्लास 9th में, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जिसमें हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से कलर्स आपस में मिक्स हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पेपर सा होता है, वो उसको पानी के अंदर जो मिक्सचर होता है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसकी वजह से वो कलर्स डिफरेंट बन जाते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब कलर्स को चेंज दोबारा से येलो भी बना सकते हैं। जैसे ऑरेंज बना था तो वहां से हम ये दोबारा से येलो बना सकते हैं, वहां से दोबारा रेड भी बना सकते हैं। बट अगर मैं उसका कलर, खुद का कलर ही चेंज कर दूं, येलो था, कुछ केमिकल डाला, उसका खुद का कलर येलो से डिसअपीयर हो गया, येलो से क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, और कुछ और कलर बन गया, तब उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल चेंज। अदरवाइज वो क्या है, फिजिकल चेंज। अब समझ आया? केमिकल चेंज एक बार दोबारा समझ लो। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तब उसके अंदर क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है। और नया सब्सटेंस जो फॉर्म होएगा, उसकी प्रॉपर्टीज, जो आपके पास सब्सटेंस जिसमें रिएक्शन हो रही थी, मतलब जो रिएक्ट कर रहा था, जैसे कि मिल्क था और लेमन था, इससे अगर डिफरेंट है जो नया सब्सटेंस कर्ड फॉर्म हुआ ना, कर्ड अगर इन सबसे क्या है, डिफरेंट है, इन सबसे प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, तब आप बोल सकते हो केमिकल चेंज हो रहा है। और वो क्या होता है, मोस्टली क्या हो रहा है, मोस्टली द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। इसमें ज्यादातर रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती है, दोबारा नहीं बन सकता। कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है, नहीं बन सकता। बट फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, आइस से लिक्विड बना लो, लिक्विड से गैस बना लो, गैस से लिक्विड बना लो, लिक्विड से आइस बना लो, दोबारा बन सकता है कि नहीं बन सकता, वाटर और गैस, वाटर और आइस बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो होता है आपके पास फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है। इतना समझ आया? अब चलते हैं आगे। कहते हैं whenever chemical change occurs then we can say that a chemical reaction has taken place। अब देखो, कहते हैं अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है, अगर कहीं पे भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब से क्या होएगा, अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि इसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसी भी चीज के अंदर अगर केमिकल चेंज आ रहा है, तब हम अपने मन से, अपने आप दिमाग से लगा के बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी शुरू करते हैं, एक्टिविटी 1.1 जो आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमको एक साथ पहले पढ़ लेते हैं कि क्या गिवन है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं अगर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, अगर उसको हम बर्न करते हैं किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तब क्या होता है। पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम रिबन दिखने में कैसा होता है। मैग्नीशियम रिबन, पहली बात तो वो मेटल का होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है। उसका कलर क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर। मैग्नीशियम कैसा होता है, मेटल होता है, और उसका कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। और वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, मतलब कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। वो क्या कर लेता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। अब यहां पे देखो, आपको मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। कौन से कलर का दिख रहा है, सिल्वरी व्हाइट। और कैसा दिख रहा है, वो मेटल टाइप दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम कैसा दिख रहा है आपको, सिल्वरी व्हाइट एंड मेटल टाइप दिख रहा है। वो होता कैसे है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो मतलब कि वो किसी भी चीज के साथ जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेता है। समय है? अब चलते हैं। कहते हैं हमारे पास सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। वो सामान देख लो पहले आपके पास क्या है। एक तो आपको चाहिए बर्नर। पहले आप देखो बर्नर क्या है।
दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बर्नर। फिर आपको दिख रहा होगा टोंग। टोंग क्या होता है? एक सीजर टाइप दिख रहा है आपको, जिससे क्या होता है हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम टोंग। देखो टोंग दिख रहा है ना, सीजर टाइप दिख रहा है, उसने क्या किया हुआ, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है। और तीसरा क्या चाहिए आपको? वॉच ग्लास। अब देखो वॉच ग्लास कैसे है, वॉच ग्लास दिख रही है ना, कांच की एक ग्लास दिख रही होगी आपको, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमारे पास आएगा वो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपने कभी भी किसी चीज को बर्न करना होता है, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी होता है। क्या होना जरूरी होता है? ऑक्सीजन। जब भी आपने किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना है, हमेशा कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होएगा तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होएगा तो कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होएगा। समझ आया? वो तो आपने भी देखा होगा, अगर कहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो वहां पे कैंडल, अगर हमारे पास कैंडल है, अगर वहां पे हमारे पास क्या ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। अगर नहीं पता तो क्या करना है, एक छोटी सी कैंडल ले लेना, उसको जला लेना, उसको क्या करना, ऊपर कांच का ग्लास रख देना, उल्टा करके उसके ऊपर कांच का ग्लास रख देना, सो दैट आपको दिखता रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ सेकंड के बाद वो क्या होगी, कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। जो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस थी उतना टाइम तो वो चल गई, बट जब ऑक्सीजन उसके अंदर खत्म होगी वो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसीलिए जब भी आपने कोई भी सब्सटेंस को बर्न करना है, तब आपके पास क्या होना जरूरी होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होएगा तो कोई भी सब्सटेंस आपका बर्न नहीं होएगा। समझ आया? बिल्कुल सही है। अब हमने पढ़ लिया कि मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, उसका कलर क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, और वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब कहते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले देखो, आप देखो यहां पे आपको बर्न करने से पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, सैंड पेपर से साफ कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, हम सैंड पेपर से साफ कर रहे हैं। अब उसको हम सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, बर्न करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं? अब यहां पे देखो, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, बर्न करने से पहले? क्योंकि लाइक रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन, जैसे आयरन के केस में रस्ट उसके ऊपर आ जाती है ना, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर जो होती है, वो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। मतलब कि जो एयर के अंदर गैसेज होती हैं वो उसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। जो एयर के अंदर गैसेज होती हैं, हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है, वो बहुत जल्दी किसी न किसी के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। अब मैग्नीशियम रिबन तो ऐसे ही पड़े, हवा में ही पड़ा होता है, तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, तो गैसेज के साथ क्या कर लेगा, वो रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करने से वो क्या कर लेगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। वो लेयर कौन से कलर की होती है, व्हाइट कोटिंग। वो लेयर कौन से कलर की होती है, व्हाइट कोटिंग कलर की होती है। मतलब अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। जैसे आयरन के ऊपर आपने रस्ट लगे हुए देखे ना, ब्राउन कलर की रस्ट लगती है, रेडिश ब्राउन कलर की, वैसे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर की एक कोटिंग बन जाती है, लेयर्स किसकी, गैसेस की, ऑक्साइड लेयर की क्या होती है, व्हाइट कोटिंग बन जाती है। तो वो व्हाइट कोटिंग जब हम इसको बर्न करेंगे, बर्नर के साथ जब हम इसको बर्न कर रहे हैं, देखो बर्नर के साथ जब हम इसको बर्न कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब वो अच्छे से बर्न नहीं होएगा। अगर उसके ऊपर क्या है, कोई भी लेयर है, ऑक्साइड की अगर लेयर है, मतलब कि उसके ऊपर गैसेस की लेयर बनी हुई है, वो व्हाइट कलर की उसके ऊपर कोटिंग आ रखी है, तब अगर उसको हम बर्न करते हैं तो वो अच्छे से बर्न नहीं होता, अच्छे से बर्न नहीं होता। अगर कोई भी चीज अच्छे से बर्न नहीं होगी तो वो हमको रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट क्या देगी, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट कैसे देगी, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसकी एक साइड की लेयर को क्या कर लेते हैं, हम सैंड पेपर से घिस देते हैं। सैंड पेपर से क्या कर देते हैं, घिस देते हैं, जिससे ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर क्या हो जाती है, हट जाती है। जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर बनी होती है वो क्या होती है, हट जाती है। क्योंकि सैंड पेपर से हम उसको क्या कर देते हैं, घिस देते हैं। घिसने से क्या होता है, जो उसके ऊपर लेयर बनी होती है वो हट जाती है। अगर लेयर हट जाएगी, जब उसको हम बर्न करेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होएगा, बर्न होएगा। वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होएगा, बर्न होएगा। बिल्कुल सही है। अब देखो हम उसको बर्न कर रहे हैं। अब आपको इसमें बर्न करते वक्त आपको उसकी तरफ नहीं देखना, बर्न करते वक्त आपने उसको उसकी तरफ नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जैसे हम कई बार वेल्डिंग करवा रहे होते हैं, जैसे आयरन को आयरन के साथ जोड़ते हैं, तब जो लोहार होते हैं वो वेल्ड कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, जब वेल्डिंग होती है तब उसकी ना जो लाइट होती है वो बहुत तेज होती है, हमारी आंखों को ना बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए जब हम उसको बर्न कर रहे होंगे तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मतलब कम देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारी आंखों को ना एकदम से ऐसे होना शुरू हो जाता है कि दिखना नहीं है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो लाइट होती है जब वो बर्न होता है, देखो लाइट कैसे दिख रही है आपको, ब्राइट
व्हाइट लाइट दिख रही है। आपको कैसे दिख रही है वो लाइट? ब्राइट व्हाइट लाइट दिख रही है। वो इतनी तेज रोशनी होती है और वो कौन से कलर की होती है? वो लाइट मतलब ब्राइट लाइट कलर की होती है। ब्राइट व्हाइट कलर की होती लाइट होती है उसकी। कौन से? बहुत ज्यादा व्हाइटिश कलर की ब्राइट लाइट होती है जब वो बर्न हो रहा होता है, ठीक है ना। बर्न जब होता है तब उसके बाद जो उसके वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, पहले ये बताओ? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। क्यों? मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो क्या होना जरूरी होता है? ऑक्सीजन। बट हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना सारा ऑक्सीजन है, एयर में कितना सारा ऑक्सीजन है। तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के कारण वो क्या होता है? बहुत अच्छे से बर्न होना शुरू हो जाता है। जब वो बर्न होने के बाद, जब उसका रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो आता है उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिजल्ट आता है उसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि वो क्या होती है? एक ऐश होती है। क्या होती है? ऐश। ऐश क्या होती है? राख। राख तो पता ही होगा सबको क्या होती है। जब पेपर को हम बर्न करते हैं वो ब्लैक ब्लैक उसका राख नहीं बच जाती, ऐश नहीं बच जाती, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तब वो हमको क्या देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। देखो, जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब वो हमको क्या दे रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअल में होता क्या है? ये पाउडर होता है। ऐश पाउडरी ऐश होता है। मतलब कि जो ऐश होती है ना, राख होती है, वो कैसे होती है? पाउडर फॉर्म में होती है ना। कौन से फॉर्म में होती है? पाउडर फॉर्म में। और वो कौन से कलर की होती है? वो होती है आपके पास व्हाइट इन कलर। जो ऐश होती है आपके पास, जो राख होती है, वो कौन से कलर की बनती है? वो आपके पास बनती है व्हाइट इन कलर। कौन से कलर की बनती है आपके पास? व्हाइट इन कलर। अब देखो यहां पे मैग्नीशियम रिबन आपने कौन कैसा देखा है? सिल्वरी व्हाइट कलर का देखा है और मेटल में है, ठीक है। वो कैसा? सॉलिड। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा जाता है? उसका स्टेट लिखा जाता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? वो किस फॉर्म में है? सॉलिड में है, लिक्विड है, एक्वस है, डिल्यूट है। वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एक्वस डिल्यूट में फर्क क्या होता है। एक्वस और लिक्विड में फर्क क्या होता है ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि एक्वस और लिक्विड में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। वो आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको समझेंगे कि वो चीज क्या होती है, ठीक है। पहले भी यहाँ पे बस इतना याद रखो, मैग्नीशियम आपको दिखने में कैसा था? सॉलिड था, तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड का हमने क्या डाल दिया? स्मॉल एस। ऑक्सीजन कैसे होती है? गैस होती है, तो इसलिए हमने क्या डाल दिए? गैस, जी डाल दिया, स्मॉल जी, ठीक है। जब वो रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब आपको कैसा दिख रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है। देखो यहाँ पे फिगर देखो, इमेज देखो, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की इमेज दिख रही होगी। पाउडर सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसको हम क्या कर लेते हैं? वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं? वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। और वो कौन से कलर की है आपके पास? वो ऐश कौन से कलर की होती है? व्हाइट इन कलर। कौन से कलर की होती है? व्हाइट इन कलर। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है? सॉलिड पाउडर है, उसको हम पकड़ सकते हैं। कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और वो कैसे होती है? ऐश होती है। और वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट इन कलर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बिल्कुल समझ आया। अब वो जब बर्न हो रहा होता है तो वो हमको लाइट कैसी देता है? व्हाइट लाइट देता है। ब्राइट व्हाइट लाइट, मतलब वो बहुत ज्यादा तेज लाइट से वो क्या होता है? बर्न हो रहा होता है। कौन सी लाइट से? व्हाइट लाइट से, ठीक है ना। उसके बाद जब वो बर्न हो रहा होता है तब वो थोड़ा सा डैजलिंग स्पार्क देता है। जैसे कि आपने फुलझड़ी देखी होगी ना, फुलझड़ी सभी ने चलाई होगी दिवाली के टाइम में, तो वो क्या करती है? थोड़ा सा स्पार्क सा देती है जलते टाइम, देती है कि नहीं देती? वैसे ही जैसे मैग्नीशियम जल रहा होता है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा होता है, तो तब वो भी थोड़ा थोड़ा क्या दे रहा होता है? स्पार्क दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? स्पार्क। जैसे कि इस फिगर में देखो आप, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। तो वो क्या दे रहा होता है? थोड़ा थोड़ा स्पार्क दे रहा होता है। अब आपने यहां पे देखा कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? केमिकली रिएक्शन हो रही है। अब देखो, मैग्नीशियम आपके पास सब्सटेंस था एक, ऑक्सीजन आपके पास सब्सटेंस था एक, वो आपस में दोनों रिएक्शन हुए। रिएक्शन होने के बाद आपके पास एक नया सब्सटेंस बना। वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे? मैग्नीशियम से एंड ऑक्सीजन से, बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैग्नीशियम कैसा था? सिल्वरी व्हाइट। अब ऐश कैसे दिख रही है आपको? व्हाइट। और कैसी है वो? पाउडर में है। क्या वो ऐश से आप दोबारा से मैग्नीशियम बना सकते हो?
नहीं बन सकता। तो ये कौन सी चेंज होगी, ये आपके पास होगी केमिकल चेंज। ये आपके पास क्या होगी, केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इससे नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो गया। कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर आपस में मिलते हैं, उससे अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसीलिए हम एक्टिविटी 1.1 हमने की है कि इसके अंदर क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ आया अब ये चीज। अब देखो आपको बहुत अच्छे से ये फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब देखो आपको यहां पे एक्टिविटी के कारण बिल्कुल रिएक्शन भी लर्न होगी। कैसे, अगर मैग्नीशियम है उसको हम किससे बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में। क्यों, एयर के साथ, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वो मैग्नीशियम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। वो क्यों खींचता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसीलिए हम मैग्नीशियम को भी क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। तो हम उसको एयर में ही बर्न कर रहे हैं ना, तो एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। क्या उसको हमको अलग से ऑक्सीजन देने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसको हम किस में बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन में बर्न, मतलब एयर में बर्न कर रहे हैं, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, ये होता है रिएक्शन का साइन, मतलब रिएक्शन इसके अंदर होगी। रिएक्शन होने के बाद जब ये आता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो एरो के लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो एरो के राइट साइड पे वो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, जो कि किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और उसकी जो ऐश बनती है वो कैसे बनती है, व्हाइट इन कलर। कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश ब्लैक इन कलर की होती है, व्हाइट इन कलर की होती है। क्यों, क्योंकि हमको पता है अगर राख है तो वो मोस्टली ब्लैक कलर की होती है, बट इसीलिए बहुत अच्छे समझाया जा रहा है कि इसकी जो राख बनती है, ऐश बनती है, वो कौन से कलर की होती है, वो व्हाइट इन कलर की होती है। इतना समय है। उसके बाद हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है, रिएक्टिविटी कैसे कैसे होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज को हम पढ़ेंगे। समय है आज के लिए इतना ही। थैंक यू।